ये जो जर्नी है, ये शुरुआत कैसे हुई? मेरा कैसे कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे सिंगर बनना है। कितनी इनकम होती है एक सिंगर की? सब लोग पूछते हैं कि आपने कितने गाने गाए होंगे। काउंट करेंगे तो शायद 300 से प्लस मेरे गाने होंगे। मैंने एक रात में 11-11, 12-12 गाने गाए। इसे करते 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 गाना हुआ 52 गज का दामन। 1.6 बिलियन व्यूज आज गाने के। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनसे कैसे जुड़े आप? तो आपके इंस्पिरेशन कौन है? अरिजीत सिंह सर, वो जो सिंप्लिसिटी वो रखते हैं। फीमेल सिंगर्स के लिए कितना मतलब टफ है? हमारे खुद के कस्बे के लोग भी ये बोलते थे कि आगे दोनों बहन भाई फिर से, ये थोड़े दिन का शौक है, जब कुछ नहीं होगा ना अपने आप घर में बैठ जाएंगे। कुछ सिंगर्स ने बोला इसका तो इतना नाम भी नहीं है, इसकी वोकल हटा दो। एक टिकटॉक की ऐप आई थी, उस पे वो गाना बड़ा वायरल हो गया, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिला। जैसे प्रांजल दया ने बोला था कि गाना हिट हो जाता है तो क्रेडिट लेने आ जाते हैं, और अगर खराब हो जाए तो एक्टर पे आ जाती है। तो ये कितना सच होता है? तो सब अपने अपने गाने पे डांस कर रहे थे। मैंने कहा मैं तो तब डांस करूंगी, मेरा गाना बजवाओ। नेपोटिज्म फेस किया है आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में? कोई क्रेजी फैन मूवमेंट? मैं जा रही थी ऐसे बैठ के गाड़ी में, तो एक लड़का आया भाग के, मुझे लगा फोटो लेगा या कुछ भी, उसे सिर्फ मेरे पैर छुए और वो चला गया। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि जो आपका हिट सॉन्ग है, सबने सुना हुआ है, 52 गज का दामन, उसकी कुछ लाइनें आप गाइए। गाम में होवे काज खुड़का जुत्ती मड़कन हाली पैर छिड़ेगी पौआ में तकरार, जब मैं हवा की तरिया लहरूं सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चालूंगी। थैंक यू। जय माता दी, कैसे हैं आप? जय माता दी, राम राम जी, मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं? बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। रेणुका पवार, आपको सबने देखा हुआ है, गाने आपके हर कोई, किसी ने डांस किया, कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा, आपने भी किया होगा। मैंने भी किया हुआ है। जब आया था सबसे पहले। तो ये जो जर्नी है, ये शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत, क्योंकि मेरा कैसे कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे सिंगर बनना है, क्योंकि जिस हिसाब की हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो इतनी अच्छी थी नहीं, हमारे पास खुद का घर तक नहीं था, तो सिंगर बनने का सपना तो का ही पूरा होता। तो मुझे ऐसा था कि जो हम 3 बहन भाई हैं, जो सबसे बड़े वाले भाई है आज वही है इसके पीछे, जो आज मैं जहाँ बैठी हूँ, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। तो जो बड़े भाई से छोटे वाले हैं, उनको डांस का बहुत शौक था, तो मैं भी साथ में, हम लोग डांस करते थे। तो जैसे टीवी पे जो सारे वो आते थे शोज़ वगैरह डांसिंग के, तो वो देख के हम सोचते थे कि ना हम भी इसमें जाए, और यहाँ तो गरीब बच्चे भी जाते हैं तो हम भी जा सकते हैं ऑडिशन देने के लिए। तो हम गए देने के लिए। हमारे खुद, जब मैं बागपत से हूँ, यूपी से, तो जिला बागपत पड़ता है, वैसे मैं रहती खेखड़ा में हूँ। तो वहाँ पे कोई लोग ऑडिशन लेने के लिए आए थे, तो मैं और मेरे भाई को घुमा चढ़ा कि हम भी जाएंगे। तो हमने ऑडिशन दिया और हम लोग सिलेक्ट हो गए। तो पूरे खेखड़ा में से सिर्फ 7 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनमें से 2 हमारे घर में से थे, मैं और मेरा भाई। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ, हमने वहाँ पे शो किया। तो उसके बाद वो बोलने लगे कि आपको सीधा दिल्ली आना होगा, फिर दिल्ली से आप ऑडिशन देंगे या फिर आप सीधा मुंबई जाएंगे। तो हम लोग दिल्ली चले गए देने के लिए। अब वहाँ तो मतलब डांसर्स इधर देखे तो इधर भी डांसर, इधर देखो कोई किसी के बाल पीले, किसी के हरे, कोई कुछ पहने, कोई कुछ पहने। हम बोले हम ये कहाँ आ गए हैं। फिर वहाँ पे हमने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने बोला कि आप लोग मुंबई आओ, और ना हम इतना टिकट्स नहीं दे सकते, एक अकेले बंदे का दे सकते हैं। तो पापा ने बोला कि क्यों पढ़ाई का नाश करवाने लग रही, इसका पढ़ाई पे ध्यान दे। तो फिर हम अपना पढ़ाई में लग गए। फिर उसके बाद जब मैं 9th क्लास में थी, 9th या 10th क्लास में थी, तो मैं अपने स्कूल में एक जैसे भी रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, तो इन पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम जैसे गाना गाते थे, मेरी फ्रेंड है निधि, स्कूल में थी वो, तो हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, हम लोग देशभक्ति गाना गाते थे। तो वहाँ से पता चला कि हाँ रेणुका सिंगिंग करती है। अब घर में तो मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि ये बताने में भी शर्म सी आती थी कि यार भाई के सामने कैसे गाऊंगी, पापा के सामने कैसे, कि गाना। तो मम्मी को बताया उन्होंने कि आपकी बेटी तो बहुत अच्छा गाती है।
तो हाँ ठीक है, गाती है तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, गाती है तो गाती है। फिर उसके बाद मेरा बर्थडे आया तो मैंने बोला कि मम्मी मुझे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे ना ऑडिशन देने के लिए जाना है इंडियन आइडल के। तो मैं और मेरा भाई हम लोग गए मेट्रो से दिल्ली। फिर वहाँ भी वही सीन हुआ। अब वहाँ पे एक राउंड तो क्लियर हो गया था, दूसरा भी क्लियर हो गया। तो तीसरे में उन्होंने बोला कि वही कि आपको मुंबई आना होगा और ऐसे से हम इतना एक ही बंदे को अलाउ करेंगे टिकट्स। मम्मी ने बोला हम अकेली लड़की तो कहीं नहीं भेजेंगे। फिर वहाँ भी मना हो गया। फिर मेरा पढ़ाई पे कंसंट्रेट हो गया। हाँ क्लास में रहता था कि हाँ एक होता है ना कि अपने स्कूल का सुपरस्टार बन जाते हैं कि यार ये सिंगिंग करती है अच्छी तो इसको बुलाओ। तो वैसे था कि अरे ये तो सिंगिंग करती है। तो फिर जो बड़े वाले भाई हैं उनको पता नहीं कहाँ से शौक लगा कि मुझे सेलिब्रिटीज़ से मिलना है। तो कहीं से कहीं आइडिया बिड़ा के तो जो हरियाणवी इंडस्ट्री है उसमें से एक दो बंदे उनके दोस्त बन गए, फेसबुक से कनेक्ट हो गए। तो बड़ी रिक्वेस्ट करते थे कि मेरी बहन भी गाना गाती है। और उनको तब मेरे घर में तब पता चला था कि मैं सिंगिंग करती हूँ, तब मैं ऑडिशन देने के लिए गई हुई थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हाँ तेरी बहन को चांस दे देंगे कभी कुछ हुआ तो मेरे आई थिंक 11th या 12th के एग्ज़ाम थे। तो उन्होंने बोला कि अपनी बहन को लेके आ जा पानीपत। उनका नाम है प्रदीप सोनू, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि अपनी बहन को लेके आ जाओ, ये गाना है, मुझे जितना बताया मेरे भाई ने कि ना एक गाना है उस पर तुझे ना एक्ट करना है। मुझे ये नहीं बोला कि सिंगिंग करनी है। और उस दिन मुझे जैसे ज़ुकाम में गला ख़राब हो जाता है ना, खराश हो जाती है, दुखने लगता है, वो वाली प्रॉब्लम हो रखी थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक्टिंग तो करना है, मैं रेडी होके हम लोग गए। पहली बार हम हरियाणा गए थे उस दिन। हाँ तो वो तो रूट हमें याद भी हो गया था बाद में। जैसे कि अपने घर से निकले टेम्पो में, टेम्पो से फिर गाड़ी ली, छोटी वैन जो होती है उनसे, बस में गए, बस से फिर एक ऑटो लिया। तो जैसे जैसे करके हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पे देखा मैंने पहली बार स्टूडियो। तो जो रिकॉर्डिंग करा रहे थे उनका नाम, वो अब बहुत फेमस है, तरुण पांचाल जी, TR म्यूज़िक, मैं बड़े भाई मानते हैं उनको। तो उन्होंने बोला कि कुछ गा के दिखाओ। मैंने बोला ठीक है, ऐसे ही देख रही होंगे सुनने के लिए, मैंने मिले हो तो मैं उनको गाना गा के दिखाया। उनको बोले आपके वोकल तो बहुत अच्छे हैं, चलिए जाइए अंदर। अब एक ऐसी लड़की जिसको सिंगिंग के बारे में सिर्फ इतना पता है कि मैं हाँ करती हूँ, नॉलेज नहीं है, कुछ सीखा नहीं है। हाँ सीखा नहीं है। और उसके बावजूद कि एक स्टूडियो में खड़े होकर कैसे गाना है, मेरे हेडफोन्स लगा दिए, कब गाना है, अब बीट चल रही है, बीट से आउट हो रही हूँ, कुछ नहीं पता। पहली बार मैंने स्टूडियो देखा और मुझे वहाँ खड़ा कर दिया। तो मुझे बहुत टाइम लग गया, एक दो लाइन में भी मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। और वो पहला गाना था सुन सोनियो। वो गाना आज 300 मिलियन है। तो जैसे तैसे करके मैंने वो गाना गाया। मैं घर आ गई, घर आके बड़ी खुश। अगले दिन स्कूल में गई, तुम्हें पता है मैंने गाना गाया है, मैं सिंगर बन गई हूँ, मैंने गाना गाया है, बड़ी खुश हो गई मैं। तो 1 महीने बाद वो गाना आया। अब हिंदी सॉन्ग था, इतना कुछ ध्यान नहीं दिया किसी ने, ठीक है आया गया वैसे रहा। फिर टिकटॉक, आप सबको पता है टिकटॉक एक ऐप आई थी, उस पर वो गाना बड़ा वायरल हो गया। बट मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिला। एक कोई लड़की थी विष्णुप्रिया, उसने उस पर रील बनाई, उसकी रील चल गई, वहाँ से वो गाना उठ गया। बट किसी को ये नहीं पता था गाना गाया किसने है। और मेरे पास फ़ोन तो था नहीं। फ़ोन मैंने लिया जब मैं BA फर्स्ट ईयर में आई थी, मतलब स्कूल टाइम तक मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो मेरे भाई का फ़ोन था, उसमें मैंने टिकटॉक अकाउंट बनाया भाई के नाम से। और मैं भी इतनी मासूम बोली थी, मुझे लगा कि एक काम करती हूँ, भाई के अकाउंट से ना उसकी वीडियो के साथ में जैसे ड्यूट वीडियो नहीं होती रिमिक्स करके, और मैं गा के डाल देती हूँ, सबको बताऊँगी कि ये गाना मैंने गाया। और मैंने सेम किया। और भाई के अकाउंट पे तो इतने फॉलोअर्स थे ही नहीं, उस पर 10 लाइक्स आए। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसे क्यों हो रहा है, मेरा गाना है और मुझे कोई क्रेडिट ही नहीं मिला, पता ही नहीं किसी को ये गाना मैंने गाया है। ठीक है, 1 साल चला गया, फिर मैंने अपने पढ़ाई पे फोकस कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं। एक ही गाना था, वो शौक के तरीके से हो गया कि एक गाना गाया और बात ख़त्म। फिर मैंने पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दिया, 12th कर ली। उसके बाद मैं कॉलेज में आ गई। फिर वहीं से फ़ोन आया कि एक गाना और करना है, इस बार हरियाणवी करना है। अब मेरे लिए ठीक है, अब तो मैं अच्छे से बोल लेती हूँ, बट उस टाइम हरियाणवी बोलना थोड़ा पंगा तो पड़ रहा था मुझे। बहुत सारी चीज़ें थी कि चाड़ा होता है तो मैं चाला बोल रही थी, गाल में बोल रही थी, तो थोड़ा पंगा हुआ। फिर वो गाना खैर कैंसिल हो गया, क्योंकि वो इसीलिए मुझसे
प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाया अच्छे से, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे अब एक चस्का हो जाता है ना कि चस्का लग जाता है, तो धीरे धीरे फिर पढ़ाई तो ख़त्म हो चुकी थी, अब कॉलेज में तो इतनी खास पढ़ाई कुछ होती नहीं है, तो मैं और मेरे भाई हम लोग जाने लग गए ऐसे धीरे 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 धीरे। मैं पकड़ने लगी, कैच करने लग गई उस लैंग्वेज को। तो एक गाना हुआ, 2 गाना हुआ, 3 हुए, काफ़ी बार ऐसा भी हुआ कि कुछ सिंगर्स ने बोला कि यार इसने गा दिया, एक काम करते इसका तो इतना नाम भी नहीं है, इसकी वोकल हटा दो, उससे करवाते हैं, उसका नाम है। ऐसे तो बहुत गाने हुआ खैर, तो गाने लग गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जो बड़े भाई हैं वो जॉब करते थे दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि आप ना छुट्टी बहुत करते हो, तो इसका कैसे क्या चलेगा काम, ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। अब भाई तो मुझे लेके जाने, मैं तो अकेली बच्ची 15-16 साल की, मैं अकेली कहाँ जा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे तो जाना पड़ेगा ये वो, तो उन्होंने 1-2 दिन तो झेला। फिर तीसरे दिन उन्होंने बोला कि लीजिए आपका कुछ भी लेटर, बोला कि आप घर बैठिए और अपनी बहन को सिंगर बनाइए, आप काम वाम आपके बस की नहीं है करना। उन्होंने जॉब से निकाल दिया। मेरे पापा की भी इतनी सैलरी नहीं थी, 10-12 हज़ार रुपये थे, और जो मतलब मुझसे बड़े हैं, मतलब बीच वाले भाई हैं, वो पढ़ते थे, तो उनकी भी जॉब नहीं थी, तो घर में बस पापा कमाने वाले और खर्चे इतने। फिर हमने मतलब कर्जा लेके घर भी बनाया था खुद का, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था, मतलब नॉर्मल, तो वो पैसे भी उतारने थे। फिर हमारा एक गोल हो गया था कि अगर हमें एक गाने के 500 रुपये मिलते हैं, मेरे पहले गाने की कमाई 500 रुपये थी, तो अगर एक गाने के 500 रुपये मिल रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम ना पानीपत 3-4 दिन के लिए जाएंगे, और वैसे एक काम करते हैं कि अगर हम इतने गाने करेंगे तो 500 के हिसाब से इतने पैसे होंगे, उससे हमारा घर चलेगा। तो फिर ये एक शौक के साथ साथ एक हमारा कमाई का ज़रिया भी हो गया था, घर चलाने का ज़रिया भी हो गया था। तो मैंने बहुत गाने गाए। सब लोग पूछते कि आपने कितने गाने गाए होंगे, तो मतलब अगर हम काउंट करेंगे तो शायद 300 से प्लस मेरे गाने होंगे। वो इसीलिए कि एक रात में मैंने सर्दी ज़ुकाम बुखार में खड़े होके, मेरे इतना वजूद भी नहीं था, मैंने एक रात में 11-11, 12-12 गाने गाए। तो खैर वो चीज़ अब देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत करोगे तो ये आप इतना रंग लेके आएगी। हाँ बिल्कुल। अब सबके गाने चलते थे। अब परिवार में बात पहुँची कि इनकी लड़की तो गाने गाती है, तो वो लोग पोंट भी मारते थे कि आपकी लड़की गाने गाती है, हमने तो आज तक किसी डीजे पे चलते देखे ही नहीं है। तो अब जैसे मैं गाने करने लग गई तो धीरे धीरे लिंक बनने लग गए कि एक नई सिंगर आई है। मेरा पहला गाना जो चला था कि जानने लगे थे कि हाँ कोई सिंगर आई है, वो था ऊंची हवेली। थारी ऊंची सी हवेली मारा घर टपके, उससे पता चला था कि हाँ कोई नई सिंगर आई है। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े कॉन्टेक्ट्स हमारे बढ़ने लगे, तो फिर 500 से रेट 1000-1500 रुपये हो गया था। तो मेरी एक यही लालच था, मुझे कभी भी पैसों से कोई लालच नहीं था, इतना था मैंने आज तक भी कोई भी शोज़ की कमाई आती है, किसी भी शूट की, किसी भी रिकॉर्डिंग की, मैं कभी नहीं रखती। मेरी मम्मी के पास जाते हैं या भाई लेके मतलब मम्मी को देते हैं। मुझे जो चाहिए होता है मैं मांग लेती हूँ। मतलब मुझे कभी भी ऐसे पैसों का लालच नहीं रहा कि मेरे पास सारे पैसे रहने चाहिए। मेरा ये शौक़ है आज भी, मतलब मैं फालतू के खर्चे नहीं करती कि मुझे इस ब्रांड के, बड़ी ब्रांड के शूज़ चाहिए, मुझे इतने लाख का पर्स चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं मानती कि दिखावा ज़रूरी है। मेरे लिए जो असली कमाई है वो मेरे फैंस है, और मेरे गाने पे व्यूज़ आने चाहिए। बस मेरे गानों को प्यार दो, वो सबसे बड़ा लालच मेरे लिए यही है। तो उस टाइम पे ये था कि मुझे इस चीज़ का लालच था कि यार सबके गाने इतने बड़े होते हैं कि पता नहीं मेरे गाने पे कब 5 मिलियन व्यूज़ आएंगे, कब 10 मिलियन व्यूज़ आएंगे। फिर एक गाना हुआ, ऐसे करते 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 गाना हुआ 52 गज का दामन। पता नहीं वो क्या रात थी क्या नहीं थी, और जो लड़की 5-10 मिलियन के लिए सपना देख रही थी, आज वो सेकंड मोस्ट व्यूड सॉन्ग है जी। 1.6 बिलियन व्यूज आज बने, आफ्टर हनुमान चालीसा सिर्फ वही है जी। तो मतलब सही में सही बोला है किसी ने कि अगर आप भगवान से मांगोगे, दिल से मांगोगे, नहीं अगर आप भगवान से मांगोगे तो आपको इतना देंगे जितना आप मांग रहे हो जी। आप उनके ऊपर छोड़ दो। आप इतना मांग रहे हो, क्या पता वो इतना लेके बैठे हो, और सही में मेरे लिए वो इतना लेके बैठे थे। मतलब सीरियसली मैंने कभी नहीं सोचा था कि हरियाणा का पहला गाना बिलियन मैं दूंगी। सच में मतलब जो लड़की
500 और 1000 रुपये में गाने कर रही थी, रात रात में गाने कर रही थी, उसको कोई मतलब ही नहीं था कि हाँ, बस इतना था कि मेरा गाना एक कभी डीजे पे चल जाए। तो जब 52 गज का दामन गाना चला, मुकेश भाई ने गाना लिखा और अमन भाई ने उसका म्यूज़िक किया। तो उस दिन बोल भी रहे थे मुकेश भाई कि आज तुझे एक गाना दे दूँ हिट। कभी कभी बोलते ना कि जुबान पे सरस्वती होती है। तो उन्होंने बोला कि चलो आज एक हिट गाना करते हैं। और उसके रात के 7 या 8 बजे हुए थे, कोरोना टाइम की बात थी। उन्होंने नया नया स्टूडियो शिफ्ट किया था। तो मैंने बोला भैया ऐसे लिख के थोड़ी होता है गाना हिट हो जाएगा, वो तो सब किस्मत की बात है, पब्लिक को क्या पसंद आए क्या ना आए। तो उन्होंने बोला नहीं आज करते हैं। तो वो गाना किया। तो उस गाने की कंपोज कुछ ऐसी थी, अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा मैं लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर निर्भरण में जाऊं। ये फोक कंपोज थी। मैंने बोला कि यार ये तो कॉपी सी लग रही है फोक कंपोज की तरह, इसको चेंज करते हैं। तो जो गाया हुआ था वो पूरा डिलीट किया, दोबारा से गाया, नई कंपोज बनाई। अच्छा। अपना रूप रंग मैं खुद भूल गई। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर निर्भरण में जाऊं। ये की कंपोज। तो उसके करने के बाद सुबह के 7 बज गए मैं घर आई। घर आने के बाद, क्योंकि मेरे लिए तो ठीक है अच्छा गाना था, पर ये नहीं थी कि आज मैं इतना बड़ा गाना करके आ गई हूँ कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ वो गाना। मेरे भाई को मुकेश भाई ने बोला कि आपके हाथ में ये गाना, आपने इसको कहीं भी बेच सकते हो, पेमेंट जो आएगी वो हम जो आपस में बांट लेंगे। तो भाई बहुत लोगों के पास लगे गए कि ये गाना है। तो बहुत लोगों ने बोला कि यार ये गाने ना, ऐसे गाने पुराने हुए, ये चलते नहीं है, अब कोई दूसरा अच्छा ले गया हो। काफ़ी लोगों के पास गए। फिर एक कंपनी मिली हमको जो इस गाने के डायरेक्टर है साहिल संधू। तो उन्होंने बोला, वो मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे भी बहुत अच्छे भाई हैं शुरू से ही। तो उन्होंने बोला कि विक्की भाई काम करते हैं, मेरे पास एक कंपनी है देसी कोड, हम उसको ये गाना देते हैं। तो गाना ऐसे हमने शूट कर लिया सूरजगढ़ में, राजस्थान में। उन्होंने गाना किया, एक गाने को रिलीज़ हुए 1 महीना हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम एक भाई हैं कुलदीप कौशिक, केडी, उनके बहुत सारे गाने हिट है। उनके लड़के का कुआं पूजन था, हम लोग वहाँ चले गए। तो सब अपने अपने गाने पे डांस कर रहे थे, कोई बॉलीवुड के गाने पे डांस कर रहा, कोई जो भी सिंगर्स आए हुए। तो मैंने बोला केडी भाई को, भाई बोले कि ऐसे डांस करते हैं। मैंने कहा मैं तो तब डांस करूँगी, मेरा गाना बजवाओ। उन्होंने बोला बताओ आपको कौन सा गाना करवाना है। उन्होंने ऊँची हवेली लगवा दिया। मैंने कहा नहीं अब ऊँची हवेली तो ठीक है, बट अभी एक मेरा नया गाना रिलीज़ हुआ है 1 महीने पहले, 52 गज का दामन। तो जो डीजे को बोलने गए तो उन्होंने बोला कि ना एक गाना प्ले कर दो भाई। तो डीजे वाले को 2-3 बार बोला, बोले कैसा गाना है ये 52 गज का दामन। आपने देखा भी होगा, मेरी एक वीडियो वायरल है डांस होते हुए जी। उन्होंने वो गाना प्ले किया। अब पता नहीं, मेरा भाई दूर खड़ा था, विक्की भाई, उसने अपना फ़ोन निकाला और दूर से ऐसे एक वीडियो शूट कर ली। मतलब प्रॉपर तरीके से वीडियो भी शूट नहीं कर रखी उसने, कोई बीच में आ रहा है कोई जा रहा है, मैं आधी दिख रही हूँ, कुछ नहीं है। उसने वो वीडियो बना ली। अब घर आके वो देखने लग गया, उसको दिवाली का टाइम था। तो भाई बोला कि एक काम करता हूँ, मैंने उसको वीडियो को डाल देता हूँ। मैंने कहा ओहो बहुत बढ़िया, 85 सब्सक्राइबर है तेरे चैनल के, तो क्या सोच रहे हैं मेरी वीडियो इतनी चली जाएगी। तो उसने मना करते करते भी वो वीडियो डाल दी। एक हफ्ते बाद उस वीडियो के 5000 व्यूज़ हो गए। बोलो देख, मेरा नाम शालू है घर पे, बोला शालू देख मेरी वीडियो चली गई। मैंने कहा दिखा, बोलते 5000। मैं कहा 5000 लेके बड़ा कूद रहा है तो मैंने कहा कुछ नहीं होता है, तो वैसे हो गया होगा। फिर वो वीडियो 3-4 दिन में ही वो वीडियो 50,000 हो गई। मैंने कहा भाई सही में यार ये तो चल रही। 50,000 से वो आज उसी चैनल के 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वो वीडियो शायद 200 मिलियन होने वाली है मेरी डांस की। तो उस वीडियो को देख देख के लोग गाने पे गए और पता नहीं भगवान का क्या चमत्कार हुआ, बालाजी ने क्या सुनी, वो गाना तो ऐसे वो तो फिर रुका ही नहीं वो गाना। मतलब 52 गज का दामन हर जगह। और जो लोग ऐसे टोंट मारते थे कि आपकी लड़की का गाना नहीं चला, तो इतना सुकून मिला ना जब हर शादी में वो गाना चलता था। मतलब आत्मा को भी ऐसे वो हुआ था कि हाँ अब लग रहा है कि कुछ मेहनत की है। सर्दियों का टाइम था, हमारे घर के बराबर में ही मैरिज हॉल जो होते हैं वो है 2 अगल बगल आस पास में ही। तो मेरी मम्मी वॉशरूम करने के लिए आई हुई थी बाहर आंगन में।
तो मम्मी ने मुझे उठाया, बोले खड़ी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? और मेरे साथ बाहर चल। मैं बाहर गई, मैंने कहा मम्मी क्या कर रही हो? बोलती चुप ध्यान से सुन। और गाना बज रहा 52 गज का दामन पैर। मैंने कहा मम्मी आप ये सुनवाने के लिए मुझे यहाँ लेके आए हो? और मम्मी इतनी खुश थी कि देख मेरी बेटी का गाना डीजे पे चल रहा है। जो लोग बोलते थे ना कि क्या ही कर रही है आपकी लड़की, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारे खुद के कस्बे के लोग भी ये बोलते थे कि जब हम बाहर खड़े होकर बस का इंतज़ार करते थे ना, हमारा तो रोज़ का ही हो गया था। देख आ गए दोनों बहन भाई फिर से। और मतलब ये थोड़े दिन का शौक है, जब कुछ नहीं होगा ना अपने आप घर में बैठ जाएंगे। तो पुराने दिन तो याद आती है। खैर जब हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज हम फॉर्च्यूनर लेके वहाँ से निकलते हैं तो बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम ये भी था कि हमारे पास एक बाइक थी, तो हम उस बाइक से सर्दियों में पानीपत जाते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैं बीच में बैठती थी, एक भाई हमारे साथ आए हुए हैं अभी जो हमारी कार ड्राइव भैया ही करते हैं, तो वो आगे चलाते थे और विक्की भाई पीछे बैठता था। मतलब ऐसे होता था कि जो मेरी ये हम ऐसे पैर करके बैठते हैं बाइक पे, तो जो मेरी साइड की नसें है ना वो दुखती थी और रात भर रिकॉर्डिंग करके सुबह घर जाना होता था। तो मैं ऐसे नींद में ऐसे भी होती थी। तो भाई मुझे संभालते थे कि सो मत, गिर जाएगी। और एक बार तो ऐसे मैंने एक पॉडकास्ट में भी बताया था कि हम लोग बाइक पे जा रहे थे और इतनी तेज़ बारिश आ गई, हम सारे भीग गए, फिर धूप निकल गई, फिर सूख गए, फिर बारिश आई। तो ऐसे करते करते, और वो तो गर्मियों का टाइम था, जब मैं स्टूडियो में पहुंची तो मैं ऐसे काँप रही थी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो वो मुझे देख रहे थे कि यार ये तो बड़ी मेहनत कर रही है लड़की। तो वो मुझे बोल रहे थे उस दिन कि देखना आप इतने मेहनत कर रहे हो ना, इतने डेडिकेट हो ना अपने काम के लिए, तुम बहुत आगे जाओगी। तो शायद कहीं ना कहीं ये किसी की दुआ काम कर जाती है या फिर कुछ भी। तो मेरा तो मानना यही है आज भी कि आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आप किस जगह जाओगे और कहाँ नहीं जाओगे। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। एक सॉन्ग को बनाने में कितना टाइम लगता है? जैसे मतलब अगर लिख रहे हैं उसमें पूरा प्रोसेस मतलब कितना टाइम लगता है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि लिखने में 15 दिन भी लग जाते। अच्छा। और लिखने में 10 मिनट भी लग जाते हैं आपकी। हाँ, अब एक गाना था नैना के तीर, वो मैंने लिखा था, लिखने में मैंने वो आधे घंटे में लिख दिया था और अभी शायद वो 250 या 300 मिलियन है। तो ये तो उसके ऊपर बात है कि कोई टाइम भी नहीं पता कि कितना भी लग सकता है और लगने को 5 मिनट में भी बन सकता है। और फिर हाँ, म्यूज़िक में तो टाइम लगता है कि अगर आपको एक एक चीज़ देखनी है कि यार इसमें हम फ्लूट ऐड करवाए, इसमें हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐड करवाए, कि क्या और बेटर हो सकता है। फिर एक गाना, पहले एक गाना लिखा जाता है, उसके बाद उसको कंपोज किया जाता है, धुन में पिरोया जाता है, फिर उसका म्यूज़िक बनता है। म्यूज़िक बनने के बाद सिंगर गाता है और उसके बाद जब पूरा ठीक हो जाता है गाना, हर चीज़, उसके बाद जाता है मिक्सिंग पे, फिर उसकी मिक्सिंग होती है, उसके बाद एक ऑडियो कंप्लीट होती है, उसके बाद शूट होता है।
और जैसे मैंने एक चीज़ और देखी, जैसे आप अपने सॉन्ग्स में जैसे 52 गज का दामन है या कबूतर है, तो इनमें आप डांस भी कर रहे हो, जी। तो वो आपका डांस का कीड़ा तो मैंने बताया था आपको शुरू से ही था। वो आपने खुद चूज किया था या डिमांड थी? आपने खुद कहा था कि मुझे भी डांस करना है? देखिए, जब तक आप दिखोगे नहीं, अब जैसे हम जब बचपन में थे और हमारे पेरेंट्स भी कोई जैसे दिखता था सामने टीवी पे वो गा रहा है, तो हम लोग तो यही समझते थे वही गा रहा है। जो दिख रहा है भाई, हमें तो लगेगा ना वही है। अब दिखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप अपनी खाली आवाज़ देते रहोगे तो लोग मानने लग जाएंगे कि इसने गाना है, इसने गाया है। आज भी काफ़ी लोग गाँव के जो मेरे गानों में जिसमें मैं नहीं हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अच्छा ये गाना आपने गाया है, ये तो उसने गाया है ना। उनको बताना पड़ता है कि भाई उसने एक्ट किया है, गाया मैंने है। तो एक्टर या जो भी एक्ट्रेस है उनको दिक्कत नहीं होती? क्योंकि उनका भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो होता होगा ना, उनको भी दिक्कत होती होगी कि अब आप इतने गुड लुकिंग हो। मैं तो अगर सच्ची बताऊं तो मैं आपको देखती थी ना, तो मुझे खुद नहीं पता था कि इसमें गाना किसने गाया और हो क्या रहा है। पता नहीं, वो तो ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। हाँ जी। बट आप तो ऐसा कर रहे हैं कि काफ़ी गाने ऑलमोस्ट मतलब मैं खुद ही फीचर कर रही हूँ उसमें। जैसे एक स्टेटमेंट भी आया था कि जैसे प्रांजल दया ने बोला था कि गाना हिट हो जाता है तो क्रेडिट लेने आ जाते हैं, और अगर ख़राब हो जाए तो एक्टर पे आ जाती है। तो ये कितना सच होता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि एक गाने के पीछे एक इंसान कभी नहीं होता। ये बोलने वाले बहुत गलत है कि ये गाना मेरा है। हाँ, ये गाना हमारा हो सकता है, क्योंकि जिस वीडियो में एक लाइट मैन भी खड़ा हुआ होता है ना, एक मेकअप आर्टिस्ट भी होता है ना, वो अपने फैमिली में या फिर बाहर ये बोलते हैं कि देख मेरा गाना, ये गाना सबका होता है, तो सबका क्रेडिट होता है। चाहे उसमें वीडियो डायरेक्टर हो, जिसने लिखा है वो हो, जो सिंगर है वो। हाँ, मेन क्रेडिट ऑडियो का तो होता ही होता है। बिल्कुल। तो ऑडियो बहुत ज़रूरी होती है और वीडियो तो बाद का काम होता है। काफ़ी बार आपने सुना होगा ऐसे भी गाने होते हैं जिनकी सिर्फ MP3 डली होती है, वीडियो होती ही नहीं है। और डीजे पे कहीं बाहर शादियों में आपको ऑडियो ही बजती दिखाई देगी, वीडियो कहीं चलती नहीं है। स्पॉटिफाई पे भी आप ऑडियो ही सुनोगे। तो ऐसा तो नहीं होता कि जैसे उनने बोला कि ख़राब होते तो हमारे ऊपर आ जाते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। मुझे तो आज तक किसी ने ऐसा बोला नहीं है। अब उनको बोला हो तो पता नहीं। कोई ऐसा गाना कभी हिट हुआ है जो आपको पसंद ही नहीं था और आपने ऐसे ही गा दिया था कि ठीक है? ये बोलो एकदम लड़ाई हो जाएगी, फोन आएगा, रेनू तुम्हें हमारा गाना पसंद नहीं था? हुआ है ऐसा? हाँ, हुआ है सर, काफी हिट है वो। काफी हिट है? हाँ, आप गेस करते हैं कमेंट्स में। कोई क्रेजी फैन मूवमेंट, मतलब आप इतने यंग हो, गुड लुकिंग हो एंड गानों में हम आपको देखते हैं तो काफ़ी होते रहते हैं, शोज़ में तो बहुत होते हैं। मतलब काफ़ी होते हैं कि एक था मुझे याद कि मैं जा रही थी ऐसे बैठ के गाड़ी में, शो ख़त्म करके, तो एक लड़का आया भाग के, उसने बोला मैम प्लीज़ एक बार गेट खोल दो प्लीज़। मुझे लगा फ़ोटो लेगा या कुछ भी, तो उसने ना फ़ोटो लिया ना उसने कुछ बोला, उसने सिर्फ मेरे पैर छुए और वो चला गया कि मैम आप बहुत अच्छा कर। हाँ, बहुत अच्छा करो। सबसे बड़ी बात, आपने आज तक हरियाणवी संस्कृति या अपनी भारत की संस्कृति को भी खराब नहीं की। कोई गलत कपड़े नहीं पहने, कुछ गलत ऐसा रिएक्ट नहीं किया गानों में, कुछ गलत नहीं बोला, तो वो मैं बहुत आपका ये करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि आप अपना संस्कृति कभी नहीं छोड़। और बोल के भी क्या कि आगे भी प्लीज़ कभी मत करना। मैंने कहा ठीक है भाई। बाकी मेरी पेंटिंग्स लेके आते हैं तो बहुत खुशी होती है, स्केच बना के लेके आते हैं। मेरा एक लड़की लेके आई थी, बुलंदशहर में मेरा शो था, तो दूर खड़ी बड़ी रो रही थी। मैंने कहा तुम, मतलब मैं काफ़ी बार ये सोचती हूँ कि जो चीज़ें सही में मांगी नहीं थी ना, भगवान ने वो दे दी। मतलब सामने वाला इंसान मुझे देख के रो रहा है तो मतलब बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि बस ये प्यार ना कभी छीनना भगवान। फीमेल सिंगर्स के लिए कितना मतलब टफ है ये जर्नी, कैसी है? अलग है मेल जितने भी मेल सिंगर्स हैं उनसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में? ये तो है कि अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। ओके, मेल्स को फीमेल्स को कंपैरिजन अगर देखा जाए तो मेल्स के लिए थोड़ा आसान होता होगा कि शायद। ओके, शायद हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री में नहीं, मतलब अदर इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता है कि मेल्स को ज़्यादा होता है और फीमेल्स होती है। ऐसे मैं ये नहीं बोल रही कि फीमेल्स का नहीं होता, बट बहुत वो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे हमारे हरियाणवी इंडस्ट्री में भी
कोई भी जैसे बाहर जाते हैं तो आप फटाफट सबके ऐसे नाम गिरा देंगे कि ये फीमेल से पूछने लगो तो नहीं, हाँ, हम तो आपको ही जानते हैं। नहीं, सच में, मैं तो मतलब मेल्स के फिर भी पता होते हैं, बट फीमेल्स के नाम याद रखना बहुत अब आपको खुद को ये चीज़ है, अब वो तो नॉर्मल पब्लिक है, ये चीज़ मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि मेल्स ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं नाम या फिर फीमेल्स, वो पब्लिक के ऊपर है। मैं ये नहीं, मेरे कहने से मत मानना, आप किसी भी पब्लिक से जाके पूछो कि हरियाणा में या कहीं भी मेल सिंगर के नाम बताओ, फटाफट ऐसे बता देंगे, गिना देंगे। हाँ, फिर फीमेल्स पूछना, बस इसी चीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कितनी इनकम होती है एक सिंगर की? मतलब आपने स्टार्टिंग तो 500 रुपये से की थी, लेकिन आज आप बहुत नामी इंसान हैं। इनकम तो मैं देखो नहीं बता सकती, बट एक अगर कुछ एक एस्टिमेट अगर आप थोड़ा सा कि हाँ इतना पता नहीं क्यों ना हमारे हरियाणा में अगर कंपेयर करें तो दूसरी इंडस्ट्री से तो बहुत कम है। ओके, तो जैसे आपका भी एक बंगाली सॉन्ग आने वाला है, जैसे आपने कि वो नवाजुद्दीन जी के साथ भी सॉन्ग किया था, तो ये जैसे आप अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं, क्या कंपैरिजन आपको फील हुआ? ये पैन इंडिया हो जाता है। हाँ। मतलब इससे ये फ़ायदा होता है कि हरियाणा में तो मुझे जानते ही जानते हैं, हरियाणा से बाहर भी लोग फिर जाना शुरू कर देते हैं, तो वो एक बेनिफिट होता ही होता है। हाँ, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं कभी अपने हरियाणा को नहीं छोड़ूंगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ, मेरे लिए तो सब समान है। मेरा यूपी भी समान है जहाँ मैं रहती हूँ। अरे ये क्या यूपी राजस्थान करना, हम लोग इंडिया में रहते हैं। सबसे बड़ी बात वही है कि यार अपनी संस्कृति का सम्मान करो, और मैं अपनी लैंग्वेज कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं हमेशा जहाँ मैं इतनी भी नहीं वो कर सकती कि कभी गाऊंगी ही नहीं, हिंदी भी गाना पड़ेगा मुझे, ऐसा नहीं है, बट जहाँ जितना मुझसे हो सके, अगर मेरी बात सुनी जा रही है कि प्लीज़ इसमें एक वर्ष हरियाणवी भी रखो, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी भाषा कभी मुझसे ना छूटे। फर्स्ट लाइव शो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जब जनता बहुत खराब वेडिंग शो था वो तो। ओके, वेडिंग शो था, और मतलब मुझ में नहीं था। मैं आज भी थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। लगता नहीं है, मैंने आपकी इंस्टा प्रोफाइल देखी है, आप कॉन्सर्ट्स में जो आप दामन पहन के जो जाते हो कॉन्सर्ट्स में, मतलब लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि आप तो बिल्कुल मतलब दिल से कूद रहे हो वहाँ पे, खुश हो रहे हो, जा रहे हो कि गाना इनके लिए। पता नहीं मेरे हर शोज़ में ये क्यों ही होता है, जब भी मेरा शो जाता है तो मैं बीमार हो जाती हूँ। ओके, मैं दवाई ले के स्टेज पे जाती हूँ, और सब लोग मुझे कहते हैं कर लेगी ना, पर स्टेज पे जाते ही ना फिर तो ये होता है कि या तो हाँ है या ना है, अब तो जो है यही है। और मतलब खुद को ही दिखाती हूँ कि शालू अगर ज़रा भी गलती हुई ना, बेइज्जती तेरी होगी। तो मैंने कहा पूरी एनर्जी के साथ, सिर्फ 2-3 घंटे की बात है, कर दे। कभी अपने म्यूज़िक से आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हुआ है? बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे सब लोग बोलते हैं कि आप अकेले में क्या सुनते हो क्या नहीं, तो मैं हर गाना भगवान को वो करके सुनती हूँ कि अगर कोई बॉलीवुड गाना भी है ना, कोई भी, तो मैं किसी को लड़की को नहीं वो सोच के वो करती, दोस्त को सीधा मैं भगवान से उसका कनेक्शन बना के सुनती हूँ हर गाने को। भजन तो सुनती हूँ, बट अगर कोई गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कि मैं ये आपको बोल रही हूँ। और जब आप इमोशनल होते हो तो कैसे गाने सुनना पसंद करते हो? क्योंकि आपके गाने सुन के तो जान आती है। मैं जैसे कि श्रेया घोषाल मैम को बहुत सुनती हूँ, अरिजीत सिंह सर को बहुत सुनती हूँ, और जिन गानों की मेलोडी बहुत अच्छी होती है ना, मैं वो गाने बहुत सुनती हूँ। हाँ, बॉलीवुड के भी, हरियाणा के भी सुनती हूँ, जो डांस वाले नहीं है, जो सैड होते हैं, जो लव सॉन्ग होते हैं, मैं वो सुनती हूँ। क्या मतलब कभी आपको लगा है कि फीमेल सिंगर्स को उनकी वॉइस को हटा के उनकी लुक से भी जज किया जाता है? मेरे हिसाब से तो ये होना नहीं चाहिए। ये चीज़ गलत है, क्योंकि टैलेंट जाओ वहाँ फिर मायने नहीं रखता। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए ऐसा। बाकी जो करता है तो वो चीज़ गलत है, बहुत गलत है वो, कि यार ये सिंगर बहुत सुंदर है, ये इसके साथ गाना करते हैं, उसको ना वीडियो में भी ले लेंगे, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि किसी को फेस से जज करना तो बहुत गलत बात है।
और हेल्थ कितनी मैटर करती है आप लोगों की, क्योंकि आप कह रहे से बीमार हो जाते हो, और तो वॉइस कैसे अपनी संभाल के, क्योंकि आपकी वॉइस इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है, तो कैसे इसको मेंटेन कैसे करते हो आप? पता ही नहीं कैसे हो जाता है। मतलब मेरे साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, एक तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हाँ। ठीक है, ऊपर से मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीती। पता नहीं बचपन में पीती कभी, पता नहीं कितने साल हो गए नहीं पीती। ऐसा नहीं है कि गले की वजह से भी, और मुझे पसंद भी नहीं है, मतलब मुझे अच्छी भी नहीं लगती। और बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं है। जो सुकून मिलता है मुझे घर के खाने में ही मिलता है। क्या आपका फेवरेट खाना? घर का सादा, जैसे दाल चावल खिचड़ी रोटी आलू की सब्जी, नॉर्मल। बाहर भी जाके अगर कोई पूछोगे ना, मुझे यही चाहिए। ये मेरा फेवरेट खाना है, राजमा चावल कढ़ी चावल, ये मुझे पसंद है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? अरिजीत सिंह सर। ओके। गानों के हिसाब से भी, और जो सिंप्लिसिटी वो रखते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो अपने जहाँ वो रहते हैं वो स्कूटी पे निकल जाते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड जीत रखे हैं उन्होंने, बताओ चप्पल पहन के निकल, कितने सिंपल हैं। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनसे कैसे जुड़े आप? मेरे एक भाई है नवीन चुन भाई, तो उनसे मेरा बहुत गहरा, मतलब मैं समझती नहीं कि मेरे 2 भाई है, मैं मानती हूँ मेरे 3 भाई है। बहुत गहरा रिश्ता है, और वो भी मुझे बहुत मानते हैं। तो वो मुझे लेके गए थे और वहाँ पे हम मिले। तो 15 अगस्त को मैं पहली बार मिली थी, और इस 15 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे। और आप अपना गुरु मानती हैं उन्हें? जी जी, मैं गुरु भी मानती हूँ और अपना बड़े भाई भी मानती हूँ, पिता के समान भी देखती हूँ। म्यूज़िक के अलावा क्या इंटरेस्ट है आपके, क्या हॉबीज़ हैं? अगर आपको मतलब हो कि और क्या करना पसंद है, कि ठीक है गाना तो है ही, डांस भी पसंद है, इसके अलावा क्या पसंद है? जी, नई नई डिशेस बनाना पसंद है। अच्छा। बनाती तो हूँ नहीं, क्योंकि सामान ही नहीं होता, टाइम भी नहीं मिलता, और गर्मी की वजह से कि ठीक है छोड़ कोई बात बना दो जो बनाना है। बना दो। और स्केच करना मुझे पसंद है, पेंटिंग्स करना, हाँ। और मैं मेहंदी लगा लेती हूँ अच्छी खासी। और सिंगिंग और डांसिंग तो हो ही गया है। बाकी बच्चों के साथ खेलना पसंद है मुझे, मतलब मस्ती करना पसंद है। और बस, और कुछ तो और हाँ, भजन कीर्तन में पूरा दिन रखवा लो, कहीं भी तीर्थ में ले जाओ, जैसे कि वृंदावन हुआ या फिर बागेश्वर धाम या कहीं भी, तो मेरे बड़ा आनंद मिलता है मुझे। मतलब हाँ, बोलते हैं कि कल चले, हाँ चलो चलो बिल्कुल चलो। नेपोटिज्म फेस किया है आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में? नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं है। Okay. नहीं, यहाँ तो मतलब अब बहुत अच्छी बात ये हो गई कि जिस टाइम पे मैंने स्ट्रगल किया है, जिस टाइम पे मैंने ये बोला है या मेरे भाई ने बोला है कि प्लीज़ कंपनीज में जा के रिक्वेस्ट करके प्लीज़ ये गाना करा लो, प्लीज़, तो अभी ये है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। आप एक वीडियो डालो अपने अकाउंट से, चल जाएंगे, और चल गई तो भाई कमाल ही है, फिर तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे, इससे गाना करवाएंगे, इससे गाना। और अभी मैटर नहीं करता कि आपका नाम है या नहीं है। उस टाइम पे क्या होता था, ये होता था कि यार एक नई सिंगर से गाना कराने से बेहतर है किसी जिसके फॉलोअर्स, जिसको सब जानते हैं, उससे गाना कराने में हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसको सब जानते हैं, तो हमारे चैनल पे गाना डलेगा तो गाना चलेगा, तो अच्छे खासे पैसे आएंगे। बट अब तो एक नया सिंगर भी आके अगर गाना गा रहा है ना, उसकी आवाज़ में दम है, उसके लिरिक्स में दम है, उसके म्यूज़िक में दम है, तो गाना भी चलता है। आपने सोनू निगम जी के साथ काम किया, इतने सीनियर सिंगर हैं, उनसे क्या ऐसा अलग सीखा? क्योंकि आपकी एज मतलब बहुत कम है और वो तो मतलब बहुत सीनियर है, बहुत नॉलेज है। बहुत अच्छी बात यही है कि हमारे हरियाणा में तो पता नहीं, मतलब जिनको मैं जानती हूँ वो तो बहुत अच्छे हैं सब, बट जिनसे मैं नहीं मिली उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बाकी बाहर जाके मुझे ये देखने को मिलता है कि जैसे कि नवाजुद्दीन भाई है, उनसे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो मुझे बहन मानते हैं। और सोनू निगम सर से भी मिली, तो मतलब आप जब मिलते हो लगता नहीं है कि यार इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स पाके बैठे हैं, एक तरीके के राजा हैं वहाँ के। और जब आप उनसे मिलते हो और वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि एकदम डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे से बात करना और हर चीज़ देखना सुनना, यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं दे रहे, हाँ ठीक है बोलता रहे, मतलब मैं तो सोनू निगम हूँ या मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी हूँ, ये वाली बात नहीं है। एकदम ऐसे प्रिटेंड करेंगे वो कि
हम भी आपके जैसे हैं। तो मेरा मानने में ये कि मैं भी किसी से कभी मिलूँ तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि उसको मिलके ये फील लाओ कि यार ये तो बहुत बड़ी पद पे बैठी है। मतलब अगर आप किसी से मिलके ये फील कराते हो कि तू नीचा है और मैं ऊंचा, तो आप कहीं के ऊंचे नहीं हो। अगर आपको किसी से मिलके ये फील कराओ ना आप उसको कि हम दोनों बराबर है और यार कितनी अच्छी है, वो घर जाके ये ना सोचे कि यार ये तो मैं तो इसको बहुत अच्छा समझता था, ये तो बहुत एटीट्यूड वाली निकली। बस उसके मन में ये चीज़ रहे कि यार ये तो जैसा सोचा था उससे काफ़ी अच्छी निकली है। तो मेरी कोशिश हमेशा, मेरे फैंस से मैं कभी मिलूँ या किसी से भी मिलूँ तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है। सैड सॉन्ग्स की क्या साइकोलॉजी होती है? क्योंकि उनको मतलब जैसे हम बी प्राक जी के गाने सुनते हैं तो उनको मैं अभी भी सुनूंगी तो हो जाऊंगी इमोशनल। तो मैं सोचती हूँ जब ये गाते हैं तो क्या माइंडसेट लेके मतलब गाते हैं? फील होना बहुत ज़रूरी होता है। एक सिंगर शायद जितना मुझे पता है, मैं भी इतनी काफ़ी कुछ मुझे भी नॉलेज नहीं है सिंगिंग के बारे में, बट एक्सप्रेशन देना वॉइस में, वोकल में, अगर कोई इंसान सुन रहा है ना, अगर वो एक वर्ड कुछ बोल रहा है तो उसको लगे कि हाँ ये बोल रहा है और उसको फील होना चाहिए। तो फील होना कोई सिखा नहीं सकता सिंगर को, वो आपको गॉड गिफ्टेड मिलता है। जैसे लाइव शोज होते हैं तो इसमें मिमिक किया जाता है या रियल होता है? क्या रियलिटी होती है इनमें? क्योंकि इतनी देर तक आप लोग कॉन्सर्ट्स करते हो। तो मैं तो लाइव ही करती हूँ। Okay. और मेरे हिसाब से जो फीमेल सिंगर्स हरियाणा में करती है शोज, वो भी लाइव ही करती है। कुछ शायद अभी नहीं कर रही है लाइव, बट जब उनके अच्छे शोज़ खुलेंगे तो मुझे लगता है वो भी लाइव ही करेंगे। मतलब लगभग शायद ही सभी लाइव करते हैं। ट्रैक पे जैसे मैं अपनी बता रही हूँ, मेरा जैसे यान्ता गाना आया था तो मैं अगर उसको जाके लाइव कर दूंगी तो सुन नहीं पाएंगे कि रियल गाना क्या है। तो मैं पूरा लाइव शो करने के बाद लास्ट में जब मुझे जाना होता है तब मैं वो ट्रैक पे गाना प्ले करके तब उस पर मैं लिपसिंग करती हूँ कि मेरा ये पहले बताती हूँ कि मेरा ये नया गाना आया है, आप लोग सुनिए, इसको बताइए और जाकर यूट्यूब पे भी सुनिए। मतलब एक तरीके से प्रमोशन करना। फिर लास्ट में वो करके फिर हम निकल जाते हैं। मेंटल प्रेशर कितना होता है एक आर्टिस्ट पर? बहुत होता है। मतलब लाइव शो करना, अब मैं तो, आपने देखा होगा, आप तो खुद बोल रहे हो कि अच्छे से करती हो, बट लाइव शो से पहले इतनी जिम्मेदारी होती है हर चीज़ की। लाइव मतलब लाइव, कोई रीटेक नहीं है वहाँ पे, कि शूट नहीं है वो कि कोई नहीं दोबारा से कर लेते हैं। वहाँ पे अगर एक वर्ड गलत हो गया तो हो गया। वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लाइव कर रहे हो और 2 घंटे के शो में अगर आपने एक भी चीज़ गलत कर दी तो वही सारी चीज़ ख़राब हो जाएगी। बाकी मैं संभाल लेती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो बालाजी का नाम लेके ही चढ़ती हूँ हमेशा स्टेज पे। ये बोलते थे कि मैं नहीं हूँ, आप संभालो, आप जानो, गलती कराओगे तब भी आपके नाम, नहीं कराओगे तब भी आपके नाम। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। जब रात को सोते हो तो खुद को, क्योंकि आपने इतनी यंग एज में नेम फेम सब मतलब भगवान की दया से आपको मिला है, तो जब रात को सोते हो तो
क्या आता है दिमाग में खुद के बारे में सोच के, वो जर्नी देख के, या अगर अपने फ्यूचर को देखते हो कि क्या होना चाहिए, और क्या आता है दिमाग में? पिछला तो नहीं आता, बट आगे जो होने वाला है वो आता है। हाँ। वो भी इतना ही आता है कि भगवान यहाँ तक आप लाए हो तो आगे भी आपके हाथ में है। मेरा मानना यही है कि बहुत अच्छी बात बोली गई है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर मैं इस चीज़ में जाऊंगी कि यार मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मेरा हर गाना हिट हो, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, मतलब जितना भगवान दे रहे हैं उसमें खुश रहना सीखो, वरना जो आपके पास है आप उसमें भी खुश नहीं रह पाओगे। तो मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ, कोई भी चीज़ होती है कि ज़रूरी नहीं है सारे गाने हिट हो। मतलब मैं भी इतनी कुछ फन्ने खानी हूँ कि मेरा हर गाना हिट होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गाना नहीं भी चलता है, ये तो सबके साथ होता है। तो उस चीज़ में मुझे खुद को मायूस नहीं करना होता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, अप्स एंड डाउन तो डाउन चलता रहता है। तो खुद को समझाती हूँ, बस इतना फोकस करती हूँ कि भगवान का नाम कभी ना छूटे बस। क्या कभी मतलब आता है दिमाग में कि ये गाना चल जाएगा, ऑडियंस को ये पसंद आएगा, कुछ ऐसा होता है कि मुझे है, मतलब इतना नॉलेज मुझे रहती है, इंट्यूशन आ जाता है? हाँ, इंट्यूशन नहीं, गाने को सुन के पता चल जाता है कि ये गाना चलने वाला है या नहीं है। ओके। कबूतर जो गाना था वो आने से पहले मैंने बोल दिया था भाई इसको रोक ही नहीं सकता कोई, ये गाना 110% चलेगा, और वो गाना चला। नैना के तीर था, वो भी मतलब ऐसे नहीं कि मैं भविष्यवाणी कर दी, वो उस तरीके से नहीं, मतलब गाने को सुन के इसके बोल कैसे हैं, इसकी बीट कैसी है, ये पब्लिक को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब वो पता लग जाता है कि हाँ ये चल रहा, मुझे अच्छा लग रहा है ना, पैर उठ रहा है, तो मतलब ये गाना चल जाएगा। आपकी फैमिली में था कोई सिंगर, कोई कोई भी नहीं। और आपने भी नहीं सीखा था, मतलब आप भी अचानक ऐसे ही बस गाते थे और हो गया? जी। तो आप ये मानते हो कि ये ब्लेसिंग है या पास्ट लाइफ का कुछ है कनेक्शन? पता नहीं है, तो भगवान ही जाने। मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं सिंगर बनूंगी। मतलब हमारे फैमिली में तो इतना था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जॉब लगवा देंगे टीचिंग में। हाँ, यही होता है ना। उसके बाद मेरी शादी कर देंगे, बस बात ख़त्म। पर पता नहीं क्यों जब मैं स्कूल में मुझे बुलाते थे ना कि ये सिंगर है, तो सुपरस्टार वाली फीलिंग आती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं था कि मैं कुछ तो बड़ा करूँगी, पर कैसे होगा वो नहीं पता। जो लड़कियां जो सिंगिंग में करियर बनाना चाहती हैं, शायद जिनके पास सपोर्ट भी नहीं है, कुछ कहना चाहोगे आप कि कैसे वो स्टार्ट करें? या जो हैं कि उनको लगता है उनकी आवाज़ अच्छी है पर आगे आने से या फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो क्या करे वो? मतलब आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे? मैं तो यही कहूँगी कि एक टाइम मेहनत करते करते भी ऐसा आ जाता है कि इंसान थक जाता है कि यार हर कुछ तो करके देख लिया, नहीं हो रहा। तो आप मेहनत के साथ साथ ना, ज़रूरी नहीं आप किस रिलीजन में हो, आप कोई भी रिलीजन में हो, आप अपने भगवान की भक्ति करो अच्छे से। और भरोसा रखना बहुत बहुत मायने रखता है। मतलब अगर उनसे भरोसा उठ गया तो फिर सब खत्म। मतलब भरोसा और सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कितना 15-16 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, और 19 साल की उम्र में मतलब 3-4 साल लग गए मुझे 52 गज़ देने में। तो अगर मैं पहले ये 1-2 साल में ही सोच लेती कि यार कुछ नहीं हो रहा, धक्के खा रहे हैं हम भी, ऊपर से घर से ही पैसे लगाए जा रहे हैं, एक मतलब बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। बहुत जैसे सोच, एक एक चीज़, एक एक पल मुझे याद है कि जिस वैन में आगे 2 लोग बैठते हैं वहाँ 5-5 लोग घुसते थे, ऐसे बिच के गर्मी में एकदम पसीने में, हालत ख़राब, भूखे प्यासे। ये था कि यार 1000 रुपये मिले हैं, अगर इनको हम खाने में खर्च कर देंगे तो घर क्या लेके जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें देखी है। और जैसे आज भी उस बस स्टैंड से होके गुजरती हूँ तो वहाँ मैं उस रेणुका को खड़ी हुई देखती हूँ। और जब भी कभी ये फील होता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो मैं फिर वो चीज़ देखती हूँ, कितनी अच्छी बात है। उस टाइम पे मैं वहाँ खड़ी होकर सोचती थी, जब बस का हम वेट करते थे भरी दोपहरी में, पसीने आ रहे हैं, लोग गाड़ियों में जाते थे, तो मैं जो गाड़ी में बैठे रहते थे मैं उनको दिखती रहती थी, ऐसे पावल उतरे भाई के साथ खड़ी रहती थी कि यार काश हमारे पास भी गाड़ी होती। तो जब आज गाड़ी से जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बहुत बड़ी बात है, जितना दिया है उसका चुकाने के लिए मैं काबिल नहीं हूँ, भगवान का शुक्रिया करने के लिए। और बस अब बहुत बहुत मेहरबानी है सही में भगवान की।
आप जितने जितने हमें गानों में अच्छे लगते हो ना, देखने में सुंदर, उतने आप दिल से भी अच्छे हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड ये पॉडकास्ट एंड करते टाइम भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका जो फेवरेट है, जिसको सुन के आपको दिल खुश हो जाता है, उसकी 2 लाइनें। मैं तो बहुत सारे गाने सुनती रहती कोई तो हो, एक होता है ना फेवरेट जो दिल को छू जाए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मुझे एक भजन बहुत बहुत प्यारा लगता है, मैं वो अक्सर सुनती रहती हूँ। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। थैंक यू। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड जो एक गेस करने को आपको पूरे पॉडकास्ट में बोला था, वो गेस भी आप करना कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। जय माता दी।